Assalamualaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel Study Law with Siraj. I hope you are doing well. Today we are going to discuss the fourth and most important topic of UK Constitution, which is parliamentary sovereignty. In today's lecture we will discuss the concept of parliamentary sovereignty, evidences concept and limitations on parliamentary sovereignty. So let's move forward. यूके में सॉवरेन अथॉरिटी जो है वो बेसिकली पार्लियामेंट है। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट में किंग या क्वीन, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स मिलके पार्लियामेंट बनाते हैं। हर स्टेट के पास जो है वो अपनी सॉवरेन अथॉरिटी होती है। जैसे पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 में आर्टिकल 2A के मुताबिक सॉवरेनिटी जो है वो अल्लाह ताला की है। ऐसे ही कुछ स्टेट्स में कॉन्स्टिट्यूशन सॉवरेन होता है और कुछ स्टेट्स में जो है वो प्रेसिडेंट सॉवरेन होता है। तो हर स्टेट की अपनी सॉवरेनिटी होती है। तो बेसिकली सॉवरेनिटी का मतलब ये है कि ऐसी अथॉरिटी जिसके पास हर तरह की पावर होती है। तो यूके में पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम अथॉरिटी है जिसके पास हर तरह की पावर होती है और वो अपनी पावर को एक्सरसाइज कर सकती है। तो अब हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड इज द मदर ऑफ ऑल अदर पार्लियामेंट। इंग्लैंड की पार्लियामेंट को जो है वो मदर ऑफ ऑल अदर पार्लियामेंट कहा जाता है, क्योंकि इसी से पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप होना शुरू हुआ था। द किंग और क्राउन, द हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड द हाउस ऑफ कॉमन्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट्स अ पार्लियामेंट। किंग या क्राउन, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स मिलकर पार्लियामेंट बनाते हैं। एंड नाउ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी मींस द सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट। और अब पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी का क्या मतलब हुआ, यानी पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी, यानी पार्लियामेंट ही सबसे ज्यादा सुप्रीम है। जैसा कि पार्लियामेंट कैन पास, amend or repeal laws to any extent and that there are no fundamental laws with which parliament cannot interfere। तो पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी का क्या मतलब हुआ कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कोई भी लॉ बना सकती है, उसको अमेंड कर सकती है और उसको रिपील कर सकती है। पहले ये होता था कि किंग या क्राउन को ही सॉवरेन अथॉरिटी माना जाता था। डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन थ्योरी पर ना बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट होती थी, यानी कि किंग जो है वो सॉवरेन कंसिडर किया जाता था। डिसीजन मेकिंग पावर, लॉ मेकिंग पावर और इसके अलावा जो जुडिशरी के हवाले से जितनी भी पावर्स थी वो किसके पास थी, किंग के पास थी। It was not until the glorious revolution of 1688 that the supremacy of parliament was established। ये सब जो है ये ग्लोरियस रिवॉल्यूशन से पहले होता था, लेकिन जब ग्लोरियस रिवॉल्यूशन आई 1688 में तो ये सारा सिस्टम चेंज हो गया। पार्लियामेंट को सुप्रीम डिक्लेयर कर दिया गया। मतलब पार्लियामेंट जो है वो अब कोई भी काम कर सकती है, वो कोई भी लॉ बना सकती है, किसी भी लॉ को अमेंड कर सकती है और कोई भी लॉ रिपील कर सकती है। और कोई भी ऐसा फंडामेंटल लॉ नहीं है जो कि पार्लियामेंट को किसी भी मामले में इंटरफेयर करने से रोक सके। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ सॉवरेनिटी। ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी के अकॉर्डिंग द सुप्रीम एब्सोल्यूट एंड अनकंट्रोलेबल पावर बाय विच एनी इंडिपेंडेंट स्टेट इज गवर्नड इज कॉल्ड सॉवरेनिटी। अब ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी कहती है कि कोई भी ऐसी सुप्रीम, एब्सोल्यूट या अनकंट्रोलेबल पावर जो कि किसी भी इंडिपेंडेंट स्टेट को गवर्न करती है उसको क्या कहते हैं, सॉवरेनिटी कहते हैं। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ पार्लियामेंट। सर वेड्स एंड फिलिप्स के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ किंग, द हाउस ऑफ कॉमन्स एंड द हाउस ऑफ लॉर्ड्स। These three bodies acting together are often described as the king in the parliament and constitute parliament। सर वेड्स एंड फिलिप्स कहते हैं कि पार्लियामेंट जो है वो तीन चीज़ों पर मुश्तमिल होती है। सबसे पहले किंग, हाउस ऑफ कॉमन्स और तीसरा हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ये तीनों जो हैं ये मिलकर काम करते हैं और पार्लियामेंट बनाते हैं। नेक्स्ट है ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी के अकॉर्डिंग the supreme legislative body of some nations, especially UK, consists of House of Lords and House of Commons and the King or Crown। अब ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट क्या है, पार्लियामेंट एक ऐसी सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है किसी भी कौम की, स्पेशली यूके की, जो कि किस पे कंसिस्ट होती है, किस पे मुश्तमिल होती है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स पे, हाउस ऑफ कॉमन्स पे और किंग और क्राउन पे। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी। लीगल मीनिंग, the sovereignty of parliament means that no court in Britain can declare any law or act of parliament invalid and unconstitutional।
सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट का मतलब ये है कि ब्रिटिश में कोई भी कोर्ट ऐसी नहीं है जो कि पार्लियामेंट के किसी भी बनाए हुए कानून को इनवैलिड या अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सके। पॉलिटिकल मीनिंग है पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी मीन्स that the power and jurisdiction of parliament for making laws extend to all person, places and all events within the boundaries of UK and its dependencies। अब पॉलिटिकल मीनिंग्स में पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी का क्या मतलब है कि पावर्स और जुरिस्डिक्शन ऑफ पार्लियामेंट ऑफ यूके फॉर मेकिंग लॉज एक्सटेंड टू ऑल पर्सन, प्लेसेस एंड ऑल इवेंट्स विद इन द बाउंड्री ऑफ यूके एट इट्स डिपेंडेंसीज। मतलब कि यूके में जो पार्लियामेंट है वो अपनी बाउंड्रीज में आने वाली जितनी भी प्लेसेस हैं और जितने भी शख्स हैं उनके लिए लॉज बना सकती है, और वो लॉ जो है वो हर एक पे एप्लीकेबल है। Next, juristic opinion about parliamentary sovereignty. According to Professor D. Lom, ये कहते हैं कि पार्लियामेंट कैन डू एवरीथिंग बट मेक वुमेन अ मैन एंड मैन अ वुमेन। कि पार्लियामेंट जो है वो ब्रिटिश में कुछ भी कर सकती है सिवाय एक औरत को एक आदमी बनाने के और एक आदमी को एक औरत बनाने के। और नेक्स्ट सर लेस्ली स्टीफन कहते हैं पार्लियामेंट कुड लेजिस्लेट टू हैव ब्लू आइड बेबीज पुट टू डेथ। कि इनके मुताबिक पार्लियामेंट जो है वो ब्रिटिश में कुछ भी कर सकती है, वो इतनी पावरफुल है कि कोई भी क्रूअल डिसीजन जो है वो ले सकती है। बट ये थ्योरेटिकली जो है ऐसा होता है, इन रियलिटी ऐसा कुछ भी नहीं होता। फिर ये कुछ मोरालिटी होती है और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि पार्लियामेंट को क्रूअल डिसीजन लेने से रोक देते हैं, बाकी सारा कुछ पार्लियामेंट कर सकती है। नेक्स्ट प्रोफेसर डी टॉकवेल कहती हैं द ब्रिटिश पार्लियामेंट हैज़ फुल पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास जो है वो पूरी पावर्स होती हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती हैं। इट इज़ अ लेजिस्लेटिव असेंबली एट द सेम टाइम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये एक ही वक्त में लेजिस्लेटिव असेंबली का काम भी करती है और उसी वक्त में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम भी करती है। ये लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब कोई भी नॉर्मली आपने कोई लॉ बनाना हो तो वो पार्लियामेंट लॉ बना सकती है जब उसका दिल चाहे। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या काम होता है कि अगर उसने कोई लॉ तब्दील करना है तो वो अपनी विल पे कोई भी लॉ चेंज कर सकती है। इसके बाद है ओरिजिन ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी, यानी पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी का आगाज़ कहाँ से हुआ। देयर आर 3 इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स इन द ग्रोथ ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी की जो डेवलपमेंट है उसमें 3 इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स हैं, जिनमें से पहला ये है व्हेन द पार्लियामेंट रिजॉल्व इन दिसंबर 1648 टू ब्रिंग किंग चार्ल्स I टू ट्रायल हु वाज सब्सिक्वेंटली एग्जीक्यूटेड इन 1949। It was the same parliament which abolished the monarchy by an act and declared it to be a commonwealth। अब 1648 में जो किंग था वो हमारे पास किंग था चार्ल्स I। ये किंग जो है ये पार्लियामेंट की बात नहीं था मानता, अपनी मर्जी से काम करता था, अपनी मर्जी से इसने डिसीजन देने होते थे। तो पार्लियामेंट ने क्या फैसला किया, इन्होंने फैसला किया कि किंग को जो है वो अपने किए के लिए अदालत में पेश किया जाना चाहिए। तो ये ना एक अनोखा वाकया था। इससे पहले जो है किंग को सुप्रीम समझा जाता था, किंग के पास सारी पावर्स होती थी। तो फिर जब किंग को पेश किया गया अदालत में तो फैसला हुआ कि किंग को जो है उसके इक़्तिदार से हटा दिया जाएगा और फिर मुनार्की को जो है वो ख़त्म कर दिया गया और एक कॉमनवेल्थ सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया यूके में। नेक्स्ट जो स्टेप था, जो नेक्स्ट डेवलपमेंट हुई वो ग्लोरियस रिवॉल्यूशन में हुई। द ग्लोरियस रिवॉल्यूशन 1688 व्हेन जेम्स II वाज मेड टू एब्डिकेट एज ही फेल्ड टू कोऑपरेट विद पार्लियामेंट। इट वाज द सेम पार्लियामेंट हु इनवाइटेड विलियम एंड मैरी टू द थ्रोन। अब ये जो किंग जेम्स II था ये भी अब पार्लियामेंट के साथ मिलके काम करने के लिए तैयार नहीं था। तो ग्लोरियस रिवॉल्यूशन 1688 में जो है ना इसने पार्लियामेंट ने जो है इसको ख़त्म कर दिया, इसके इक़्तिदार को ख़त्म कर दिया और फिर विलियम और मैरी को इनवाइट किया कि वो नेक्स्ट रूलर बने। तो मतलब ये जो ग्लोरियस रिवॉल्यूशन आई थी इसमें डिक्लेयर हो गया था कि पार्लियामेंट जो है वो किंग को अपॉइंट करने की पावर रखती है और इसको रिमूव करने की पावर भी रखती है। जो किंग है वो डिपेंड है पार्लियामेंट पे, मतलब कि कंप्लीट पावर्स जो हैं वो पार्लियामेंट को दे दी गई।
जो थर्ड लैंडमार्क है वो ये है कि इन 1785 व्हेन द यंगर पिट बिकेम द प्राइम मिनिस्टर एंड किंग सीज्ड टू चूज एंड डिसमिस मिनिस्टर्स। 1785 में ये जो विलियम पिट है ये सब यंगर प्राइम मिनिस्टर बन गया यूके में। तो किंग के पास जो पावर थी कि वो किसी भी प्राइम मिनिस्टर को या मिनिस्टर को चूज कर सकता है या फिर डिसमिस कर सकता है, तो ये पावर जो है वो खत्म हो गई किंग की। तो ये पावर जो है वो अब चली गई पार्लियामेंट के पास। अब पार्लियामेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर को या मिनिस्टर को चूज भी कर सकती थी और रिमूव भी कर सकती थी, और जो प्राइम मिनिस्टर है वो आंसरेबल है पार्लियामेंट को, ना कि किंग को। अब इस कॉन्सेप्ट ने कंप्लीट पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर गवर्नमेंट को डिफाइन किया। नेक्स्ट है डाइसीज कॉन्सेप्ट ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी। According to Professor Dicey, in his book An Introduction to Study of Constitution, which was published in 1885, defined the term as, प्रोफेसर डाइसी ने जो है एक बुक लिखी एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि पब्लिश हुई 1885 में। अब इसने पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी को किस तरह से डिफाइन किया कि द राइट ऑफ पार्लियामेंट टू मेक एंड अनमेक एनी लॉ वट एवर, and further that no person or body is recognized by law of England as having a right to override or set aside the legislation of parliament। अब डाइसी क्या कहता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो किसी भी लॉ को बना सकती है, चाहे वो किसी भी तरह का हो, और किसी भी शख्स के पास या किसी भी पर्सन बॉडी के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो पार्लियामेंट के बनाए हुए लॉ को नल एंड वाइड डिक्लेयर कर सके। From the above definition given by Dicey, the principle is that it can be viewed from two aspects। अब ये जो डाइसी ने डेफिनेशन दी, इसमें जो प्रिंसिपल्स है वो दो एस्पेक्ट से देखे जा सकते हैं। इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। पॉजिटिव एस्पेक्ट which means not only that parliament may legislate upon any topic but also parliamentary enactment must be obeyed by courts। अब पार्लियामेंट पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या कहता है कि पार्लियामेंट जो है वो ना सिर्फ लेजिस्लेट करेगी, बल्कि अगर कोई लॉ बन जाता है पार्लियामेंट की तरफ से तो वो कोर्ट्स जो हैं उनको मानना पड़ेगा उसके बनाए हुए लॉ को। और नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है? नेगेटिव एस्पेक्ट विच मीन्स देयर इज नो पर्सन और बॉडी ऑफ पर्सन हु कैन अंडर इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन मेक रूल्स विच ओवरराइड और डेरोगेट फ्रॉम एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। मतलब कि नेगेटिव ये चीज़ है कि कोई भी शख्स नहीं है ऐसा, या फिर बॉडी ऑफ पर्सन्स नहीं है कि जो कि इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक पार्लियामेंट के बनाए हुए किसी भी कानून को नल एंड वाइड डिक्लेयर करे या ओवरराइड करे। मतलब देखा जाए तो किसी के पास जब ज़रूरत से ज़्यादा पावर्स आ जाती हैं, अनकंट्रोलेबल पावर्स आ जाती है, तो वो उसका मिसयूज़ भी कर सकता है ना। तो पार्लियामेंट पे चेक एंड बैलेंस रखने के लिए कोई भी ऐसी पावर या कोई भी बॉडी नहीं है कि जो पार्लियामेंट पे चेक एंड बैलेंस रखे। 3 बेसिक रूल्स टू डिड्यूस फ्रॉम डाइसीज डेफिनेशन। अब 3 बेसिक रूल्स हैं जो कि हमने निकाले हैं डाइसी की डेफिनेशन से। जैसे कि पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन एनी सब्जेक्ट मैटर, पार्लियामेंट किसी भी तरह के टॉपिक पे लेजिस्लेट कर सकती है। नो पार्लियामेंट कैन बी बाउंड बाय एनी प्रीवियस पार्लियामेंट, नॉर अ पार्लियामेंट पास एनी एक्ट दैट विल बाइंड अ लेटर पार्लियामेंट। मतलब कि अब जो न्यू पार्लियामेंट आई है, जो कि अभी नई पार्लियामेंट बनी है, वो पुरानी पार्लियामेंट के किसी भी जो लॉ है जो उन्होंने पास किया हुआ है उसको ख़त्म नहीं करेगी, और ना ही कोई ऐसा लॉ बना सकती है कि आने वाली पार्लियामेंट जो है वो बाउंड हो जाए किसी भी डिसीजन को लेके कि वो किसी तरह की जो है वो लेजिस्लेशन नहीं कर सकती। नो अदर बॉडी हैज़ द राइट टू ओवरराइड और सेट असाइड एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। यानी कि कोई भी बॉडी नहीं है या फिर कोई पर्सन नहीं है जो कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को ओवरराइड कर सके या नल एंड वाइड डिक्लेयर कर सके। नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एज रिगार्ड टू पब्लिक राइट्स। अब ये भी बड़ी डेवलपमेंट्स थी जो कि पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी को जिन्होंने इंश्योर किया। फर्स्ट है बिल ऑफ राइट्स 1689। Provisions of Bill of Rights sought to secure the privileges of Parliament। ग्लोरियस रेवोल्यूशन में तो डिक्लेयर हो गया था कि सुप्रीमेसी जो है वो पार्लियामेंट की होगी, लेकिन जो बिल ऑफ राइट आया 1689 में तो इसने जो पार्लियामेंट की पावर्स को जो है ना वो मज़ीद एक्सटेंड कर दिया। और वो इस तरह से कि सम ऑफ मेन प्रोविजंस जो हैं इसकी वो ये हैं
किंग्स पावर ऑफ सस्पेंडिंग लॉज विदाउट द असेंट्स ऑफ पार्लियामेंट इज इलीगल। मतलब कि अगर किंग कोई भी पार्लियामेंट का बनाया हुआ लॉ जो है उसको सस्पेंड करता है विदाउट द असेंट ऑफ पार्लियामेंट, तो वो इलीगल है। इलेक्शंस ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और टू बी फ्री, मतलब कि फ्री पार्लियामेंट के जो इलेक्शंस होंगे वो इस तरह से होंगे कि कोई भी किसी भी तरह का फेवरिज्म नहीं होगा उसमें। इससे पहले जो है वो ब्रिटिश में जो है मोनार्किज्म का कॉन्सेप्ट था, लेकिन अब ये जो कॉन्सेप्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की तरफ चला गया। इसके बाद जो बड़ी डेवलपमेंट हुई, यहाँ फिर पब्लिक राइट्स से रिलेटेड पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी को एक्सप्लेन किया गया, तो वो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1701 में किया गया। The act shows that king occupies a throne because he was the member of royal family but under parliamentary title। अब ये जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया 1701 में, इसमें ये हुआ कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो है इन्होंने कहा कि जो किंग या क्वीन है वो बेसिकली इसको अपॉइंट करती है पार्लियामेंट, वो अपनी रॉयल फैमिली के सक्सेसिव के थ्रू अपॉइंट नहीं होता, बल्कि कंप्लीट पावर्स जो हैं वो पार्लियामेंट के पास हैं कि वो किंग को अपॉइंट भी करेगा और डिसमिस भी कर सकता है। नेक्स्ट जो है वो था एक्ट ऑफ यूनियन विद स्कॉटलैंड 1707 एंड विद आयरलैंड 1800। अब ये जो दो एक्ट हैं, एक था एक्ट ऑफ यूनियन, एक स्कॉटलैंड के साथ था और एक आयरलैंड के साथ था। बाय पासिंग दीज टू एक्ट्स पार्लियामेंट मेड द स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड पार्ट ऑफ द यूके। अब देखें कि पार्लियामेंट के पास कितनी ज़्यादा पावर थी ब्रिटिश में कि इसने दो एक्ट पास किए और दोनों एक्ट में पहले तो स्कॉटलैंड को यूके का पार्ट बना लिया और फिर आयरलैंड को भी यूके का पार्ट बना लिया। नेक्स्ट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 1911, सॉरी ये 1911 है। ऑल लेजिस्लेटिव पावर्स relating to money bill were taken away from the House of Lords by this act and the term of parliament was fixed at 5 years instead of 7 years। अब ये जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आया 1911 में, इस एक्ट ने बेसिकली जो ज़्यादा पावर्स हैं वो हाउस ऑफ कॉमन्स को दे दी एज़ कम्पेयर टू हाउस ऑफ लॉर्ड्स। इससे पहले जो ज़्यादा पावर्स थी वो थी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास। अब क्या किया गया कि जितनी भी पावर्स थी मनी बिल से रिलेटेड वो हम किसको दे दी गई, हाउस ऑफ कॉमन्स को, और छीन ली गई हाउस ऑफ लॉर्ड्स से। और पार्लियामेंट का जो टर्म था वो 5 साल फिक्स हो गया इंस्टेड ऑफ 7 years। इसके बाद था स्टैट्यूट ऑफ वेस्टमिनिस्टर 1931। अंडर दिस एक्ट द डोमिनियन लेजिस्लेचर वॉज ग्रांटेड फुल लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, मतलब कि जो डोमिनियन लेजिस्लेचर थे उनको फुल लेजिस्लेटिव अथॉरिटी दे दी गई। नेक्स्ट है सुप्रीमेसी रिगार्डिंग प्राइवेट राइट्स। अब प्राइवेट राइट्स को लेके पार्लियामेंट किस तरह से सुप्रीम है। प्राइवेट राइट्स आर कंसिडर्ड सेक्रेड एंड नेसेसरी फॉर लीडिंग एन ऑर्डिनरी लाइफ। पार्लियामेंट हैज़ एस्टेब्लिश्ड इट्स सुप्रीमेसी बाय इंटरफेयरिंग विद देम। अब प्राइवेट राइट्स क्या हैं? जब प्राइवेट राइट्स होते हैं जैसे राइट टू लाइफ, राइट टू इनहेरिटेंस, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू असेंबली, ये सारे जो हैं ये प्राइवेट राइट्स हैं और ये एक सिंपल लाइफ गुजारने के लिए बड़े ज़रूरी होते हैं, इनको बहुत मुकद्दस समझा जाता है। तो पार्लियामेंट जो है इनमें इंटरफेयर कर सकती है और यही बात इसकी सुप्रीमेसी को बयान करती है कि पार्लियामेंट जो है वो प्राइवेट राइट्स में इंटरफेयर कर सकती है। अकॉर्डिंग टू सर एडवर्ड कॉक he quotes several such instances as specimens of parliamentary sovereignty। अब वो बताते हैं कि किन किन तरीके से पार्लियामेंट जो है वो प्राइवेट राइट्स में इंटरफेयर कर सकती है। तो इट में जज एन इन्फेंट और माइनर ऑफ फुल एज। अब जो पार्लियामेंट है वो बताती है कि जो इन्फेंट हैं, माइनर्स हैं, यंगर हैं, इनके राइट्स क्या हैं, इनकी ड्यूटीज़ क्या हैं। इट में नेचुरलाइज और एलियन। अब ये किसी को नेशनैलिटी भी दे सकती है और किसी से नेशनैलिटी छीन भी सकती है, फॉरेनर्स को नेशनैलिटी भी दे सकती है। इट में बी लेजिटमेट एंड इलेजिटमेट चाइल्ड। मतलब ये लेजिटमेट और इलेजिटमेट चाइल्ड को राइट्स क्या हैं, उनका स्टेटस क्या होगा, ये सारा कुछ कौन बता रहा है हमें? पार्लियामेंट बताती है। तो इस तरीके से ये पार्लियामेंट जो है वो इंटरफेयर कर रही है प्राइवेट राइट्स में। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल एग्जांपल्स ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी। इसमें एक केस लाया है मोजिम बेमिटो वर्सेस लॉर्ड अर्नर। इसमें जो कोर्ट है वो कहती है
कि द कोर्ट कुड नॉट होल्ड एनी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट टू इनवैलिड, कि कोई भी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट हो, कोई भी कोर्ट उसे इनवैलिड करार नहीं दे सकती। नेक्स्ट केस लाए किंग वर्सेस ग्राहम कैम्पबेल एक्सपर्ट हर्बर्ट। इसमें जो कोर्ट है वो कहती है नो कोर्ट हैड अथॉरिटी टू इंटरफेयर विद द इंटरनल अफेयर्स ऑफ पार्लियामेंट, कि कोई भी कोर्ट है उसके पास अथॉरिटी नहीं है कि वो पार्लियामेंट के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करे। नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑन पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी। अब देखें कि पार्लियामेंट को सबसे ज़्यादा सुप्रीम कह दिया गया है, ये डिक्लेयर कर दिया गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट में भी, और फिर इसके अलावा बिल ऑफ राइट्स में भी कह दिया गया कि पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है, मतलब पार्लियामेंट कोई भी लॉ बना सकती है। लेकिन इस पे अब जिसके पास सबसे ज़रूरत से ज़्यादा पावर्स हो जाती हैं वो उसको मिस यूज़ भी कर सकते हैं। तो इस वजह से इस पे कुछ पार्लियामेंट पे जो है इसकी सॉवरेनिटी पे कुछ लिमिटेशंस लगा दी गई हैं ताकि पार्लियामेंट अपनी पावर्स का गैर ज़रूरी और नाजायज़ इस्तेमाल ना करे। तो पार्लियामेंट इज़ द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी इन इंग्लैंड। Its operation are subject to certain limitations. These limitations refer to negative side of parliamentary sovereignty. अब पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी जो है वो सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है इंग्लैंड में, और इसके ऑपरेशन पे कुछ लिमिटेशंस भी हैं ताकि पार्लियामेंट जो है वो नेगेटिव रोल प्ले ना करे। देयर आर टू टाइप्स विच आर एज फॉलोज, मतलब कि पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी पे जो लिमिटेशंस लगती हैं उसकी दो तरह की हो सकती हैं। फर्स्ट है एलिग्ड एज्यूम्ड या सपोज्ड लिमिटेशंस, और दूसरी है रियल और एक्चुअल लिमिटेशंस। सो हम फर्स्ट देखते हैं एलिग्ड एज्यूम्ड और सपोज्ड लिमिटेशन। इसमें फर्स्ट है मॉरल लॉ। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इज इनवैलिड इफ अपोज्ड टू द स्पिरिट ऑफ मोरालिटी ऑन इंटरनेशनल लॉ। हर वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इनवैलिड होगा अगर वो मोरालिटी के अगेंस्ट होगा इंटरनेशनल लॉ में। ब्लैकस्टोन के मुताबिक लॉ ऑफ नेचर बिलोंग टू को लेवल विद मैनकाइंड एंड डेडिकेटेड बाय गॉड हिमसेल्फ इज ऑफ कोर्स सुपीरियर in obligation to any other. The parliament shall not pass any law opposed to public morality. अब ब्लैकस्टोन क्या कहते हैं? ब्लैकस्टोन कहते हैं कि जो ये सारी थ्योरी जो है ये नेचुरल लॉ थ्योरी पे बेस्ड है। लॉ ऑफ नेचर जो है वो इंसान के साथ ही पैदा किया गया है, और इसमें जितनी भी चीजें हैं वो खुदा की तरफ से दे के भेजी गई हैं। सो पार्लियामेंट कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकती जो कि नेचुरल लॉ के अगेंस्ट हो या पब्लिक मोरालिटी के अगेंस्ट हो। अब एग्जैक्ट में ऐसा नहीं होता। एग्जैक्ट में ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो सिर्फ इस बेस पे लॉ को इनवैलिड करार नहीं दे सकती कि ये जो है पब्लिक मोरालिटी के अगेंस्ट है। एग्जैक्ट में ये सारे जो भी लॉ पार्लियामेंट बनाती है वो उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। सो इसी वजह से इसको एलिग्ड या अज्यूम्ड लिमिटेशंस में लाया जाता है। रॉयल प्रेरोगेटिव्स। The executive is left alone to make its own rules in the interest of efficiency of administration in any field. The executive is supreme as regard the exercise of prerogative that the crown suspend the operation of statutes and grants dispensation from obedience to them. This is further evidence in the right of the crown to make treaties. The parliament cannot touch the royal prerogatives of the crown. अब ये रॉयल प्रेरोगेटिव क्या होते हैं? रॉयल प्रेरोगेटिव एक एक्चुअली वो पावर्स हैं, वो इख्तियारात हैं जो पहले किंग या क्वीन के पास होते थे, लेकिन अब जो है इसको एग्जेक्टिव एक्सरसाइज कर रहा है। अब ये पावर्स कौन सी होती थी? इसमें आती थी कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी करनी हो, जंग का ऐलान करना हो, किसी बंदे को पार्डन ग्रांट करना हो, कोई भी खारजा पॉलिसी बनानी हो, तो ये सारी पावर्स जो हैं वो किंग या क्वीन के पास होती थी। ये समझा जाता था कि पार्लियामेंट जो है वो क्राउन के इख्तियारात में कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकती। क्राउन जो है वो कि कोई भी लॉ इनवैलिड करार दे सकता है। तो ये एक ना लिमिटेशन होती थी पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी पे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब जो है पार्लियामेंट कोई भी लॉ बना दे उस पे क्राउन के प्रिविलेजेस जो हैं वो खत्म हो जाते हैं। किंग या क्वीन कोई भी लॉ इनवैलिड करार नहीं दे सकते। एक्ट्स ऑफ प्रीवियस पार्लियामेंट। द एक्ट्स ऑफ प्रीवियस पार्लियामेंट आर नॉट ओनली रिस्पेक्टेड बट आल्सो नॉट इजीली रिपील्ड। अब जो पुरानी पार्लियामेंट के साबका पार्लियामेंट के जितने भी लॉज हैं, जितने भी एक्ट्स हैं, उनको इतनी आसानी से बदला नहीं जा सकता और ना ही इसको आसानी से रिपील किया जा सकता, ख़त्म किया जा सकता है। तो ये भी एक लिमिट है पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी पे। देखते हैं कि रियल और एक्चुअल लिमिटेशंस क्या होती हैं। तो देयर कैन बी नो लिमिट ऑन सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट येट देयर आर सर्टेन डिफिकल्टीज ऑन इट्स वे विच शोज सर्टेन सेंस द वर्किंग ऑफ पार्लियामेंट इज रिस्ट्रिक्टेड। दिस लिमिटेशन मे बी इंटरनल और एक्सटर्नल।
जैसे कि हमें पता है कि पार्लियामेंट की जो सॉवरेनिटी है उस पर कोई भी लिमिट नहीं है, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जो कि पार्लियामेंट को अपना काम करने में रिस्ट्रिक्ट कर देती हैं, पाबंद कर देती हैं। तो वो लिमिटेशंस दो तरह की हो सकती हैं, एक इंटरनल हो सकती हैं और एक एक्सटर्नल हो सकती हैं। अब इंटरनल लिमिटेशंस क्या होती हैं? इंटरनल चेक्स फ्रॉम द नेचर ऑफ सॉवरेन पावर इटसेल्फ, द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आर फ्रॉम अमंगस्ट द पीपल ड्यूली इलेक्टेड बाय देम, दे आर वेल अवेयर ऑफ द विशेज ऑफ पीपल एंड वुड नॉट मेक लॉज अगेंस्ट देयर ओन नेचर। अब इंटरनल लिमिटेशंस में ये होता है कि जो पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं वो अवाम ने सिलेक्ट किए होते हैं ना, अवाम की तरफ से इलेक्टेड होते हैं, तो वो जो है अवाम की विशेस से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ होते हैं। तो वो कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाते जो कि अवाम की विश के अगेंस्ट हो या फिर अवाम के इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो। फिर नेक्स्ट है एक्सटर्नल लिमिटेशंस। अब पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी पे एक्सटर्नल लिमिटेशंस कौन सी होती हैं? फर्स्ट है इंटरनेशनल लॉ। Parliament ordinarily does not intend to violate the principle of international law. पार्लियामेंट कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकती जो कि इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करे। नेक्स्ट है लीग्स एंड एसोसिएशंस। Leagues and associations are formed for political and economic purpose, have to be consulted by Parliament before passing effect on them, and it is impossible to ignore those associations. ब्रिटिश में कुछ ऐसी लीग्स हैं और एसोसिएशंस हैं जो कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पर्पस के लिए पार्लियामेंट बनाती है। तो पार्लियामेंट इन एसोसिएशंस को कभी भी इग्नोर नहीं करेगी कोई भी लॉ पास करने से पहले। अगर कोई एसोसिएशन किसी भी मामले में इंटरफेयर कर रही है तो वो लीगल है। अब है स्टैट्यूट्स ऑफ वेस्टमिनिस्टर 1931. इट लिमिटेड द सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट. द डोमिनियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अल्टर्ड और अमेंडेड बाय पार्लियामेंट एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ डोमिनियंस. अब ये स्टैट्यूट्स ऑफ वेस्टमिनिस्टर 1931 क्या कहता है? ये कहता है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकती कि वो इंटरफेयर करे डोमिनियंस के कॉन्स्टिट्यूशन में। डोमिनियंस में कौन से कंट्रीज है? जैसे न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है। तो अब पार्लियामेंट जो है वो किसी भी मामले में इंटरफेयर नहीं कर सकती, डोमिनियन के कॉन्स्टिट्यूशन को अल्टर नहीं कर सकती और ना ही अमेंड कर सकती है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल सॉवरेनिटी। पार्लियामेंट कैन नॉट एक्ट अगेंस्ट द विशेस ऑफ पीपल फॉर अल्टीमेट रूल ऑफ इंग्लैंड। अब क्या है कि पार्लियामेंट कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकती जो कि अवाम की विश के अगेंस्ट हो, अवाम की इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो। अब अवाम जो है अगर वो कोई पार्लियामेंट ऐसा काम कर देती है तो अवाम क्या कर सकती है? वो प्रोटेस्ट कर सकती है, वोटिंग के जरिए जो गवर्नमेंट है उसको खत्म कर सकती है। तो पार्लियामेंट जो है ये भी एक उस पर लिमिटेशन है कि वो कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकती जो कि अवाम की इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो। Next है press and public opinion. Press and public opinion are important checks on parliamentary sovereignty and act against the wishes of people may result in resolution or military power which controls the parliament. No parliament cannot pass law which is opposed by the press or public opinion and the parliament has to bow before the verdict of the people. अब प्रेस और मीडिया जो हैं वो अवाम की आवाज़ बनते हैं और अगर पार्लियामेंट कोई भी ऐसा लॉ बनाती है जो कि अवाम की इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो तो प्रेस जो है अखबारात के जरिए, न्यूज़ के जरिए और डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए अवाम को अवेयर कर सकती है। तो फिर क्या होगा? तो अवाम जो है वो शदीद रद्द-ए-अमल का मुजाहरा करेगी, हुकूमत गिर सकती है और फिर जो है सियासी बहरान पैदा हो सकता है। तो पार्लियामेंट जो है वो कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाएगी जो कि पब्लिक ओपिनियन और प्रेस के अगेंस्ट हो, क्योंकि बिलाखिर पार्लियामेंट को अवाम के फैसले के आगे, अवाम की राय के आगे झुकना पड़ता है। अब नेक्स्ट है जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस। Courts protect against interference with personal liberty, taking away private property without compensation and depriving us subject to the right of access to courts. अब जो कोर्ट्स हैं वो क्या करती हैं? वो लॉ की इंटरप्रिटेशन करती हैं कि पार्लियामेंट कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाए जो कि किसी भी इंसान के पर्सनल राइट को, पर्सनल लिबर्टी को जो है वो वायलेट करे या फिर किसी इंसान की प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो अपने कब्जे में कर ले या फिर किसी को रोके कि वो कोर्ट तक नहीं जा सकता। तो ये जो है जुडिशियल इंटरप्रिटेशन का पार्ट होते हैं। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन जो है ये भी पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी पे एक लिमिटेशन है। नेक्स्ट है रूल ऑफ लॉ। इफ पार्लियामेंट पासेस अ लॉ विच इज कॉन्ट्रेरी टू द रूल ऑफ लॉ इट इम्पेरल्स इट्स ओन सुप्रीमेसी। अब रूल ऑफ लॉ जो है ये खुद सुप्रीम है, तो पार्लियामेंट कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकती जो कि रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट हो। तो लास्ट है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन।
It gives power to make laws to authorities other than parliament and hence limits the supremacy of parliament. अब ये जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है ये पावर्स होती है, किसी को पावर्स दे दी जाती हैं कुछ अथॉरिटीज़ को वो पार्लियामेंट की बजाय लॉज बना सकती हैं, तो ये जो है पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को लिमिटेड कर देती हैं। अब हम अपने क्वेश्चन को कंक्लूड करते हैं। To conclude that the British Parliament is sovereign from a legal point of view, yet it has to work under political sovereignty and it cannot violate moral principles, religions, beliefs, customs and traditions. हम जानते हैं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो सॉवरन है, एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू में ये बहुत सॉवरन है, इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता, लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं कि वो मॉरल प्रिंसिपल्स को वायलेट नहीं कर सकती, आवाम की राय को अपने माइंड में रखते हुए वो लॉज बनाएगी, कस्टम्स को और ट्रेडिशंस को जो है वो वायलेट नहीं कर सकती। तो ये जो है हमारे पास था ब्रिटिश पार्लियामेंट बेस्ड सॉवरेनिटी है और इसकी कुछ लिमिटेशंस थी जो कि हमने डिस्कस की हैं। आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। अपने कमेंट्स में बताएं कि आपको ये वीडियो किस तरह की लगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।